बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं पेरेंटिंग एंड एजुकेशन विद लुबना। मैं हूं आपकी होस्ट लुबना शाहीन, ट्रेनिंग वाली पार्टिसिपेंट इम्तिहान टीचर एआई इंस्टीट्यूट। आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट हैं। आपको पता है कि जब भी हम लाइव आते हैं तो हम किसी न किसी खास सितारे के साथ आते हैं और आज का सितारे हैं अब्दुल गनी, प्रोग्रामिंग वाला। सबसे पहले तो उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम गनी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अच्छा गनी, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, देखने वालों को, सुनने वालों को पता चले कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या करते जी, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम जैसे आपने बताया गनी प्रोग्रामिंग वाला है और मैंने हाई स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में पिछले 19 से स्टूडेंट हूँ। हैं। थोड़ा सा और थोड़ा सा वॉइस थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, वॉइस बहुत कम आ रही है। जी, अब आ रही है आवाज़ सही? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। जी, अब बताइएगा, अब आ रही है आवाज़? हाँ, आप बहुत बेहतर। जी, तो जैसे मैंने बताया मेरे हाई स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में पिछले 91 से स्टूडेंट हूँ और इतने रेहान एक अकेडमी में फैसिलिटेटर भी हूँ और मेरी एज 16 है और यहाँ पे एट अ टाइम मैं एज अ स्टूडेंट के साथ साथ एज अ डेवलपर टीम में अलियान फाइबर वाला के साथ काम कर रही हूँ। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स रेहान स्कूल के। अच्छा ठीक है, और आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं? लाहौर। लाहौर से। अच्छा, माशाल्लाह 16 इयर्स में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने स्कूलिंग कहाँ तक की थी, इसको रेहान इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले? जी, जब मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया था इस साल 2024 में फरवरी में, तो उस साल मैं प्री नाइन्थ में था और इस ईयर पे मैंने पेपर्स देने थे लेकिन मैंने नहीं दिए। होपफुली नेक्स्ट ईयर मींस के अब जो मार्च आएगा उसके अंदर मेरे 9th के पेपर्स होंगे, फिर उसके बाद नेट। अच्छा, तो कैसे, मतलब आपने मैट्रिक कंप्लीट किए बगैर इसको ज्वाइन कर लिया? घर वालों की तरफ से सपोर्ट थी? किस चीज ने आपको मोटिवेट किया, पुश किया कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस इदारे को जो है वो ज्वाइन करें और इसका हिस्सा बने? जी, तो जॉइन किया था उसको मोटिवेट तो ये किया था कि साथ साथ स्टडी भी कर लेंगे, साथ से ये भी सीख लूँगा और साथ में होम स्कूलिंग करके प्राइवेट जो एग्जाम्स होते हैं वो भी दे दूंगा। तो ये था कि दोनों लॉस नहीं हो पाएगा कोई। स्टडी ये नहीं था कि स्टडी बिल्कुल छोड़ दूंगा, सिर्फ ये सेलेक्ट करूँगा, तो जिसकी वजह से इतना मुश्किल नहीं था फैसला लेना, क्योंकि ये था कि साथ में ये भी कर लूँगा तो दोनों कर लूँगा। और हम्म। और जिस समय यही और बाकी फैमिली ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। उन्होंने नहीं कहा ओके नो प्रॉब्लम, अगर आपका एक ईयर मिस हुआ ना, ये वाला ईयर पेपर नहीं दिया, नेक्स्ट ईयर अगर मैं पेपर दूँ तो एक ईयर मिस हुआ तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक साल से फर्क नहीं पड़ता। बात है कि आपने दिए, अगर आप पेपर देंगे वो मैटर करता है कि आपने मुझे एक साल लेट दिए लेकिन आपने किए। तो वो भी अभी भी ये कहते हैं कि ठीक है ये भी साथ साथ करो और साथ साथ पेपर्स भी दो ताकि आपके साथ में एजुकेशन भी रहे और ये ना कभी फील हो कि एजुकेशन नहीं की, कुछ हासिल कर वो भी कर लेता तो अच्छा था, बल्कि इससे अच्छा कि आप कर लो। तो रेहान स्कूल के बारे में पता कैसे चला आपको कि ये एक इदारा है और यहाँ पे आप ऑनलाइन स्कूलिंग मतलब कर सकते हैं और स्किल्स यहाँ पे सिखाई जाती हैं? ओके, सो रेहान स्कूल के बारे में तो काफ़ी पहले से पता था। जिसने मुझे 2 साल अगर होने वाले हैं ज्वाइन किए हुए, तो मुझे ज्वाइन करने से भी साल पहले का पता था रेहान स्कूल के बारे में। लेकिन यही था कि वो कराची में था और पंजाब में, तो वो तो इम्पॉसिबल था ज्वाइन करना। लेकिन उसके बाद रिसेंट बिल्कुल अभी अभी ज्वाइन स्टार्ट हुआ था रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी, तो मुझे रेहान स्कूल का पता चला ऑनलाइन अकेडमी का, तो मैंने उसको ज्वाइन किया और पता मेरे फादर ने मुझे बताया था रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी का। अच्छा, अपनी थोड़ी सी स्कूलिंग के बारे में बताएं कि आप स्कूल में कैसे स्टूडेंट थे, लाइक ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 8 तक। कौन सी टीचर पसंद थी और क्यों? ओके, सो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट इसलिए था कि मार्क्स भी अच्छे थे, टीचर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे थी क्योंकि क्लास का कैप्टन था, जिसकी वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्लास मैनेज करें, टीचर्स के काम करें, तो वो भी था। और काफ़ी अगर आपने पूछा सब्जेक्ट्स आएगा सर, आपने पूछे कौन से सब्जेक्ट लिखते थे क्या अच्छा लगा। मैंने ये पूछा है कि आपको अपनी टीचर कौन सी पसंद थी, जो अभी तक याद है, और क्यों पसंद थी और क्यों याद है वो, किस सीजन से?
ओके, तो ज़्यादा तो मेन ये बात तभी पता चलती है कि टीचर का पढ़ाना भी मैटर करता है जब आप थोड़ा सा मेच्योर होते हो। आई गेस 5 ग्रेड में जाते हो तब आपको होता है टीचर अच्छा पढ़ाएंगी तो मैटर करता है, क्योंकि जब आप छोटे होते हो आपको नहीं पता होता कि टीचर अच्छा पढ़ाती हैं, बुरा पढ़ाती हैं, कैसे पढ़ाती हैं। आप उस टाइम पे होता है कि बस डांटे ना, अच्छा पढ़ाएं तो बस सही है, उस टाइम पे ये चलता है। लेकिन उसके बाद आता है थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है कि पढ़ाना भी अच्छा चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो टीचर अच्छा पढ़ाए आई गेस वो बेस्ट है। तो ऑल मैं तो मैथ्स टीचर्स ही ऑलवेज कहूँगा, क्योंकि आई गेस सबसे हार्ड मैथ होता है एज अ टीचर कन्वे करना है, क्योंकि वो वही चीज़ है जिसके अंदर आपने प्रैक्टिकल सीखना होता है, क्योंकि बाकी लर्निंग वाली चीज़ है उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ उसके बाद आपने लर्न कर लिया, लेकिन मैथ्स ओवरऑल सारा ही आपका कॉन्सेप्ट है। तो उसके अंदर मैथ्स टीचर जो भी है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे मैथ्स टीचर मिले, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी मैथ्स इसलिए रहा क्योंकि ज़्यादातर टीचर वही मिले जो कि टीचर समझाते अच्छा और उनकी बात समझ आती। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि टीचर अच्छा समझाते हैं लेकिन उनका माइंड लेवल या फिर वो आपके साथ मैच नहीं करता। तो मुझे तो ज़्यादातर ऐसी टीचर्स मिले जिनका समझाने का तरीका मेरे माइंड के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया। जैसे 5 ग्रेड्स के बाद बॉयज सेक्शन गर्ल्स सेक्शन रहता हो गया, तो हमारी क्लास के ऑलमोस्ट 80% बॉयज ऐसे थे जो जिनको बिल्कुल भी नहीं समझ आता था मैथ्स, और मैं वो ये कहते थे टीचर से ही नहीं समझाते और सर से ही नहीं समझाते। तो मैं तो ये सोच रहा था मुझे आ जाती है तो सही समझाते हैं, क्या उनका फोकस नहीं होता होगा, या फिर जिसने मैंने बताया कि हर किसी का लर्निंग माइंड चेंज होता है, उसके साथ मर्ज नहीं होता होता टीचर का। टीचर अपनी बात से बिल्कुल सही समझा रहा होता है, लेकिन दोनों का उस कनेक्शन नहीं बना पाते टीचर स्टूडेंट्स के साथ। तो अगर आप टीचर के साथ अच्छा कनेक्शन बन जाए और आप समझ जाए कि वो किस तरीके से पढ़ाते हैं, तो ऑलमोस्ट हर टीचर की आपको बात समझ आने लग जाती है। आपको पता चल जाए कि टीचर का गुड पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, तो वीक पॉइंट आप खुद मैनेज कर लेते हो, और जो वो अच्छा पढ़ाते हैं वो आप सीख लेते हो। जबरदस्त। तो बेसिकली ये दोनों तरफ से होता है, और टीचर की तरफ से भी और स्टूडेंट की तरफ से भी, दोनों तरफ से होता है, तो फिर एक कंप्लीट जो है वो पैकेज बनता है। अच्छा अब्दुल गनी, आप खुद अभी ऐसी एज में है कि जिसमें आपके आसपास आप जैसे देखते होंगे कि आपकी एज के बहुत सारे लड़के दूसरी कैटेगरी की तरफ चले जाते हैं, स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं इस एज में आके, या वेप पीना शुरू कर देते हैं, उनका इन्वायरमेंट बहुत अजीब हो जाता है। इवन इन ग्रेड 8 की बात मैं अगर करूँ तो उसमें तो ये बहुत ज्यादा इश्यूज हम लोग फेस कर रहे होते हैं। मैं खुद भी क्योंकि एक इदारे को हेड कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा रिलेट करती हूँ, और आपकी एज के जिस भी बच्चे का मैं इंटरव्यू करती हूँ उससे ये सवाल जरूर पूछती हूँ कि वो क्या चीज है जो बच्चों को, स्पेशली लड़कों को, इस चीज में इसकी तरफ लेकर आती है, कि उनको इस चीज में इतनी अट्रैक्शन फील हो रही होती है कि उन्हें सही और गलत का अंदाजा नहीं होता। जी, तो मेरे भी काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन माइंड में आता है, तो मुझे तो ये सुन के थोड़ी सी हंसी फील होती है कि लोग क्यों करते हैं ये, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती खुद। क्योंकि मेरे हाथ से सराउंडिंग इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आपने कहीं ना कहीं तो वो काम करना है, तो अगर आप घर नहीं करने दे रहे तो आप दोस्तों के साथ, तो अगर आपकी सराउंडिंग मैटर करती है। तो मेरा जो ज़्यादा से बचपन से जो सराउंडिंग थी, मेरी कोई सराउंडिंग थी नहीं, अगर मैं सही बताऊँ तो मुझे पेरेंट्स ने कभी हाथ से घर से बाहर भी नहीं निकलने देते, अभी भी नहीं निकलने देते। पूछना पड़ता है जाने से पहले, वो फिर भी नहीं जाने देते, पूछते हैं करीब किधर जा रहे हो। और नेबर्स में मेरा कोई खास दोस्त भी नहीं है, जैसे कोई भी नहीं है लोग किसी से मैं बात करता हूँ। ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, ऑनलाइन अकेडमी के स्टूडेंट हैं, तो मेरे तो कोई सराउंडिंग थी नहीं बचपन के, तो मुझे तो नहीं एक्सपीरियंस कि किस तरह अगर आपके सराउंडिंग में या फिर आपके आसपास कोई करने वाला हो तो फ़र्क पड़ता है। बाकी रिसेंटली 8th क्लास में मेरे साथ भी हुआ था लास्ट ईयर में, हमारे स्कूल के बच्चे लाए हुए थे और वो पकड़े भी गए थे, और हमारे सामने पूरी प्रिंसिपल ने आकर उनकी क्लास ली थी। तो तब भी मैं यही सोच रहा था पता नहीं क्या मिलता है, तो उनका भी यही था कि पेरेंट्स कुछ नहीं कहते, पेरेंट्स कहते हैं आप कर लो, फर्क नहीं पड़ता। तो पता नहीं, तो बेसिकली जो अलाउ किया जाए इन्वायरमेंट है, जो आपकी सोबत है, वो बहुत मैटर करती है। वो भी नहीं करती है। अब देखा जाए उनके ग्रुप के अंदर भी लोग होंगे जो कि देखते होंगे लेकिन वो पीते नहीं होंगे, जो नहीं करते होंगे। वो भी डिपेंड करता है कि आपके खुद आप अपने पे कितना सेल्फ कंट्रोल है और आप खुद कर सकते नहीं करते। सराउंडिंग भी मैटर करती है, लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि सराउंडिंग और भी होती नहीं है, क्योंकि बाद दफ़ा कहीं अच्छी सराउंडिंग मिलती नहीं है। अगर स्कूल वगैरह में देखा जाए होती है और टोटली होती है, तब वो आप पे ही है कि आप कितना अपने आप के ऊपर सेल्फ कंट्रोल करके पूरी सराउंडिंग के अंदर भी अच्छा चल सकते हो। तो यही, क्योंकि मेरे स्कूल में भी लास्ट ईयर जो मैंने बताया था इसी तरह था, सारे बच्चे इस टाइप के थे, लेकिन मैंने अपने आप पे वो था। एक दो बच्चे और भी थे जो कि इस तरह के कोई भी हरकत नहीं करते थे, तो वो तो अपने पे होता है। सही है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि जो आप इतनी सी एज में इतने मेच्योर मुझे लग रहे हैं, और बड़ा आपकी गुफ्तगू में ठहराव भी है, तो ये इसी वजह से है कि आपके पेरेंट्स ने आपको ज्यादा बाहर नहीं निकलने दिया, आपको घर का ही माहौल दिया है, एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड से तरीके से आप पले बड़े हैं, ऐसे ही है। जी, क्योंकि अगर
जी, क्योंकि मेरे सराउंडिंग में कोई खास भी था नहीं, इससे वजह से कोई ज़्यादा बंदा कोई सीखने की बात करे, मेरे सराउंडिंग में थे ही, पढ़े ही, अपनी एज का ही, अपने छोटे से आज मेरी कभी कोई कम्युनिकेशन रही नहीं। मेरे जो कजन्स ऑलमोस्ट हैं वो भी सारे मेरे से बड़े, और बाकी जिससे मैं बात करता हूँ पेरेंट्स की ज़्यादा बातचीत होती है, और अपनी मेरी बड़ी सिस्टर है, ठीक है, मेरे से बड़ी, उसकी बात होती है, और कोई है ही नहीं। तो आप जिसके साथ बैठते हो आप, बल्कि ये भी है कि आप 80% रिफ्लेक्शन होते हो अपने फ्रेंड्स का। आप जिसके साथ उठोगे आप 80% उसका रिफ्लेक्ट करोगे। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स, वो आप अपने फ्रेंड इस तरह रखने चाहिए, अपने फ्रेंड या सराउंडिंग ऐसे लोगों के साथ गुजारनी चाहिए कि अगर आप जिसको देखे आपको लगे हाँ ये अच्छा इंसान है, इस जैसा बन भी जाओ, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी सारी 80% आप किससे उठोगे बैठोगे उससे फ़र्क पड़ता है। तो यही है, क्योंकि खास कोई था ही नहीं सराउंडिंग में, कभी हमेशा से कह सकते अकेला अकेला घर में रह के गुजारा, ऑनलाइन गेम्स खेल के। हम्म। अच्छा, नाम आपके नाम के साथ ये प्रोग्रामिंग वाला लगा हुआ है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें, ये आइडिया कहाँ से आया और सिर्फ प्रोग्रामिंग वाला ही क्यों लगाया अपने नाम के साथ? जी, तो ये मैंने कुछ ज़्यादा सोच के नहीं लगाया था, सिंपली एक वीडियो बनानी थी, इंट्रोडक्शन वीडियो, और मैंने जस्ट ज्वाइन किया था, मुझे तो ये वाला वाली का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था इतना खास क्या करना है, और बस सर दौलत ने कहा कि आपने कुछ सेलेक्ट करना है और लगाना है, बस वीडियो चाहिए मुझे कल तक। तो मेरे माइंड में एक प्रोग्रामिंग वाला था, एक डॉट नो, मेरे हाथ फादर ने कहा था या मुझे खुद आया था, या वैसी वर्ड अच्छा लग रहा था, एक ग्राफिक डिज़ाइन वाला था। तो बस प्रोग्रामिंग सोचा, बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस क्या चीज़ है ये भी नहीं पता, बस इंट्रोडक्शन वीडियो बना दी। उसके बाद उसी से आगे वीडियो सर तक उनकी इंट्रोडक्शन वीडियो, तो उन्होंने वहाँ से स्टार्ट करवा दिया कि ये प्रोग्रामिंग वाला उस टाइम पे ज़्यादा थे भी नहीं, तो उन्होंने वहाँ से वीडियो देखी और पूछा कि कौन सी सिटी, तो उन्होंने प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट करवा दी। हमने जून में स्टार्ट कर दिया था, अभी रिसेंटली बाकी स्टूडेंट्स ने तो नवंबर में स्टार्ट किया था पिछले ईयर में कोडिंग विद एआई, लेकिन मैंने और साथ में अलियान फाइबर वाला और एक दो लोग थे जिन्होंने जून में स्टार्ट कर दी थी कोडिंग पे काम करना, कोडिंग विद एआई पे। तो मेरे ख्याल से रेहान स्कूल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा वाला है भी मेरा ही, क्योंकि अभी के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा काम रेहान स्कूल में कोडिंग के ऊपर ही हो रहा है, अगर एक्सटर्नल चीज़ देखा जाए उनके करिकुलम के अलावा। हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको कोडिंग बुक्स कंपलसरी है करना। तो सबसे ज़्यादा अभी तक मेरे ख्याल से जितने भी स्टूडेंट्स हैं लेवल 1, हम ऑलमोस्ट लेवल 2 में जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ हमारा लेवल 2 स्टार्ट हो रहा है, तो लेवल 2 में हम जा रहे हैं, लेवल 1 की टास्क हमारी कंप्लीट है। तो सबसे ज़्यादा अपने वाला पे जिसने काम किया है कि उसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाला कोडिंग ही करवाई गई है हमें सारे इस ईयर में। जबरदस्त। अच्छा, अब्दुल गनी थोड़ा सा अपनी इसको फील्ड को एक्सप्लेन करें कि कोडिंग क्या है, प्रोग्रामिंग ये क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, फ्यूचर क्या है इसका? ओके, सो ये जो प्रोग्रामिंग है तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट का बड़ा स्कोप है, कोडिंग उसके अंदर आता है। प्रोग्रामिंग आपके प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम्स और प्रोग्रामिंग सिस्टम को कहते हैं। प्रोग्रामिंग सिस्टम है जो कि ये मशीन्स को चलाता है, मशीन लर्निंग मशीन, ऑटोमेटिक मशीन्स, जिस तरह की लैपटॉप्स हैं ये प्रोग्रामिंग के थ्रू बने गए हैं। इनके अंदर जो सिस्टम्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग के थ्रू अटैच होते हैं, उनका फंक्शन, उसकी वजह से वो फंक्शन उनका चलते हैं, मतलब उसके अलावा टीवीज, टेलीविजन्स, मोबाइल फ़ोन्स, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, सबके अंदर प्रोग्रामिंग ओवरऑल यूज़ होती है। ये तो मैंने ये सोच के प्रोग्रामिंग लगाया था कि मैं मैनुअली काम भी सीखना चाहूँ तो सीख सकूँ, मीन्स के रोबोटिक्स और खुद के इस तरह की मशीन्स बना सकूँ, इसलिए मैंने प्रोग्रामिंग चूज़ किया था। लेकिन इसके अंदर अलहदा फील्ड है कोडिंग विद एआई कोडिंग, जिसके अंदर हम डिफरेंट, और कोडिंग वो चीज़ है जो कि हम काम के अंदर करते हैं, मीन्स के जो मशीन है उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है, मोबाइल के अंदर जो काम हो रहा है वो कोडिंग है, वो कोडिंग के थ्रू बनता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो मैंने जो काम किया रिसेंटली नोट जेएस सर्वर, नोट जेएस पे काम किया है, PHP, HTML, CSS और JS इन लैंग्वेजेस पे काम किया है। और इससे हम वो प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्रामिंग ने मोबाइल बनाया जो मेन बड़ी है। उसके बाद जो अंदर प्लेटफॉर्म बनते हैं जिस तरह ऐप्स हैं, जैसे स्ट्रीम यार्ड है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये लैंग्वेज के थ्रू बनते हैं। इनका काम ये होता है कि 3-4 लैंग्वेज मिलके कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बनाती है, जिसके अंदर वो दिखे भी, इस यूज़ भी हो, पूरा फंक्शनल हो। तो वो ये एआई लैंग्वेजेस बनाती हैं, कोडिंग बनाती हैं। सारे प्लेटफॉर्म्स जो आप पूरा विंडोज़ देख लें ये भी कोडिंग से बना है। उसके अंदर आप एप्लीकेशन देख लें, क्रोम, जूम, स्पॉटिफाई, व्हाट्सएप, सब कुछ ये कोडिंग। जबरदस्त, आपने बहुत अच्छी बहुत आसान अल्फाज में जो है वो इसको एक्सप्लेन किया, और मुझे आज आपकी वजह से पता चला कि प्रोग्रामिंग जो है ये एक वास्ट टर्म है और कोडिंग इसके अंदर आती है। मुझे इससे पहले यही लगता था कि शायद प्रोग्रामिंग और कोडिंग ये एक ही चीज है जो करवाई जा रही होती है।
अच्छा, ये मुझे ये बताएँ कि इस फ़ील्ड में आने का खुद फ़ैसला था या पेरेंट्स की तरफ से था कि नहीं आपने ये करना है? खुद आपको ज़ाती तौर पे कौन-सी फ़ील्ड पसंद है? क्या बनना चाहते थे आप बचपन से? मेरी बचपन से ही यही फील्ड थी, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि आप कहते हैं ट्रेडिशनल स्कूलिंग करके जो फुल काम करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी सेम यही चीज़ करते हैं। कोडिंग, उसमें भी कोडिंग होती है, लैंग्वेजेस को सीखते हैं तो उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। तो अगर मैं हुँ, हुँ। ट्रेडिशनल स्कूलिंग कंटिन्यू करूँ तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ जाता। तो कह सकते हैं कि मेरा बचपन से यही था कि मैं कोडिंग लैंग्वेजेस सीखूँ और कोडिंग पे काम करूँ, और बाकी है भी अच्छा स्कोप है काफ़ी ज़्यादा आगे आगे क्या, अभी भी ये चीज़ चल रही है और आगे चलती रहेगी, क्योंकि मोबाइल लैपटॉप हमेशा रहेंगे, और इससे जो न्यू टेक के प्रोडक्ट्स आएंगे उसके अंदर भी ये लैंग्वेज तो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ओवरऑल हर तरीके से देखा जाए तो अप स्केल एक स्किल है, तो इस वजह से मैंने चूज़ किया, और शौक भी था क्योंकि बचपन से था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। अच्छा, और प्रोग्रामिंग और ये कोडिंग मैंने इसके बारे में एक ये भी सुना था, अब आई डोंट नो कि आप मुझे बताएँगे ये मिथ है या ये रियलिटी है, कि इट कंज्यूम्स यू अ लॉट। मतलब ये एक पर्सन को ना बहुत ज़्यादा कंज़्यूम कर लेती है, आप मेंटली और ये स्क्रीनिंग कर के और ये इसी कोड्स बना के आप इतने रिटार्डेड हो जाते हैं कि आप मैक्सिमम 5 टू 10 इयर्स ये काम कर सकते हैं और उसके बाद आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है इससे। तो इज़ इट ट्रू? जी, 80% ट्रू, 80 नहीं 90% ट्रुथ है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि ये कोडिंग लैंग्वेज सीख के करने वालों का है। जिन्होंने खुद लैंग्वेज लिखनी है, खुद करना है, उनका तो बहुत ज़्यादा काम है ना, उन्होंने तो खुद हर ए टू जी लैंग्वेज टाइप खुद हाथों से करनी है। तो उनका तो 90% यही आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका माइंड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल एरर्स को सॉल्व करो, तो वो तो उनका तो माइंड होगा इस तरह। लेकिन हमारे में इसलिए कम है, हमारा 30% है, क्योंकि हमारा कोड लिखने वाला काम नहीं है, क्योंकि वो तो एआई करता है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमने एरर ढूंढना है और थोड़ा बहुत सोचना है कि एरर क्यों आ रहा है, और बस एआई को कहना है ये एरर आ रहा है, इसको सॉल्व करो, क्यों आ रहा है इसको कंप्लीट करो। अभी मैं पूरा कॉफी डॉट टी वी एस रेहान का स्केलिंग प्लेटफॉर्म है स्टीम यार्ड, उस स्टीम यार्ड की आप कह सकते हैं कॉपी सेम उस तरह का प्लेटफॉर्म में बना रहा हूँ। पिछले 3 दिन से मैं काम कर रहा हूँ, सुबह से मैं उसी पे लगा हुआ था, मैंने तकरीबन 5 घंटे स्ट्रेट उस पर काम किया है। तो अभी इस वक्त मेरा थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा अजीब कंज्यूम हुआ है काफ़ी इंटरनेट, तो जिसकी माइंड स्क्रीन टाइम हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अजीब बारी बारी माइंड हुआ है, वो तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है स्क्रीन के आगे आप बैठे हुए हो। लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने 3 दिन में काम किया है, जितनी हिम्मत या फिर कोशिश करके किया है। अगर यही काम अगर जिसने खुद लिख के कोड करना था उसने 3 दिन में अगर करा होता तो उसको 12 घंटे ये काम करना पड़ता, या फिर 16 घंटे यही काम करना पड़ता। तो वही काम जो 3 दिन में उसने किया 16 घंटे लगा के, वही काम मैंने 3 दिन में किया सिर्फ 5 घंटे लगा के। तो ये फ़र्क है कि हमारा, अगर हम एआई से करें, जो मेरी फील्ड है कोडिंग विद एआई, तो उसके अंदर आम जो मैनुअली कोडिंग कर रहा है उसके माइंड यूज़ होने में और मेरे माइंड यूज़ होने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या जो है वो फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर अभी चल रहा है मेरे ख्याल से। अभी एक पीक टाइम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ओवरऑल देखा जाए तो हर जगह से, क्योंकि पीक टाइम हमेशा वही होता है जिस टाइम पे एआई चीज़ तरक्की कर रही हो, ना कि बिल्कुल स्टार्ट हो रही हो या फिर उसका एंड हो गया हो। एंड पे जाकर तो वो एंड हो गया, हमेशा पीक टाइम होता है जब वो आगे बढ़ रही हो, तो वो पीक टाइम होता है। तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से पीक टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे हर एआई बनाने वाला प्लेटफॉर्म यही कोशिश कर रहा है कि वो कोई नया एआई डाले अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा। तो यही पीक टाइम है। फ्यूचर फ्यूचर लो हो सकता है या ज़्यादा ब्राइट भी हो सकता है, मीन्स का ये रुके ही ना, एंड ही ना हो इसका, ये स्केल अप होता जाए तो इसका एंड काफ़ी अरसे बाद हो। लेकिन अभी अभी भी पीक ही है फ्यूचर देखा जाए तो, इसी सेम फ्यूचर होगा इसके अंदर, और डिफरेंट एआई टूल एडवांसमेंट होती जाएगी। जिस तरह ये था कि पहले कोड खुद लिखते थे, एआई आया, मैं अपनी फील्ड से बता रहा हूँ, तो अब कोड थोड़े आसान से वो लिख देता है। अब नेक्स्ट फील्ड में ये होगा कि कोड और ईजी अच्छे लिखने लग जाएगा बिल्कुल एरर के बगैर। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि एरर आएगा ही नहीं, बिना एरर वो कोड दिया करेगा, इतना परफेक्ट होता जाएगा। तो ऑलरेडी हर टाइप का टूल आ गया है, लेकिन उसके अंदर परफेक्शन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो हर एआई मॉडल अभी यही काम कर रहे हैं, एक क्या जो ऑलरेडी उसने चीज़ का एआई बनाया हुआ है उसको परफेक्ट करे, या उससे एक एडवांस चीज़ डालें या प्योर फंक्शन डालें। तो ये काम हो रहा है अभी भी, आप कह सकते हैं। तो पीक टाइम चल रहा है एआई का। तो अच्छा, एआई टूल्स में से ना नंबर 1 रेटिंग किसको करेंगे? अभी इस टाइम पे आपने काफ़ी यूज़ किए हैं। जी, तो एआई टूल्स, हर एआई टूल का अलग काम है। अगर देखा जाए तो हुँ, हुँ। वो आपकी फील्ड पे डिपेंड करता है, आप किस फील्ड के हैं और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उस पे कह सकते हो कि ये टूल बेस्ट है। जैसे मैं अगर कोडिंग करता हूँ
तो उसके लिए बेस्ट टूल कर्सर एआई है। उसके अंदर इतना अच्छा है कि उसका एआई हर स्पॉट का, तो उसके अंदर चैटजीपीटी का भी एआई है, उसके अंदर क्लोड का भी एआई है। आपने सेलेक्ट करना है कौन सा एआई यूज़ करना चाहते हैं, प्रो बाय करना पड़ेगा, प्रो बाय करो कर्सर का। उसके अंदर एआई चलो वो खुद फाइल्स बनाता है, खुद सब कुछ करता है, फुल ऑटोमेटिकली करता है, आपको कुछ भी नहीं करना, तो बताना है क्या चाहिए। तो कोडिंग के लिए तो मैं एब्सोल्यूट कर्सर कहूँगा। फिर उसके बाद ज़्यादा तो मैंने कोडिंग पे ही काम किया है। इसके अलावा मैंने रिसर्चिंग के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया है, क्योंकि कोडिंग जब करनी होती है तो रिसर्च काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो रिसर्च के लिए तो मैंने चैटजीपीटी, अगर मैं बताऊँ, इस्तेमाल किया। लोग कहते हैं परप्लेक्सिटी भी करना चाहिए, अच्छा है, लेकिन मैंने वो इतना खास किया नहीं, क्योंकि परप्लेक्सिटी जब मैंने यूज़ किया था वो ये करता है कि वो साथ में ना वीडियोस के लिंक दे देता है, इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा वो वीडियोस के लिंक देता है। तो वीडियोस देखने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, और बाद दफ़ा ये होता है कि वीडियो का टाइटल डिस्क्रिप्शन कुछ और होता है, अंदर वीडियो कुछ और होती है। तो मैं इन्फॉर्मेशन के लिए एट टाइम चैटजीपीटी, क्योंकि चैटजीपीटी के अंदर एक ब्राउज का ऑप्शन आया हुआ है, उसे वो वेब में ओवरऑल सर्च करता है, दुनिया में कोई भी वेब होगी उसके अंदर कोई आर्टिकल होगा वो उठा के ले आएगा। तो अगर आप एक रिसर्च वगैरह करें तो चैटजीपीटी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि फिर आप उसके बाद चैटजीपीटी को प्रॉम्प्ट देके वो चैटजीपीटी आपको पीडीएफ फॉर्मेट भी दे देता है। अगर आप कहोगे कि ये रिसर्च करती है मुझे, मतलब आप जॉब करते हो, आपको काम मिला कि आपने एआई के ऊपर रिसर्च करनी है, आपने चैटजीपीटी को कहा एआई के ऊपर कंप्लीट रिसर्च को, उसने एआई पे रिसर्च करके दी, आपने पढ़ी, उसको कहा इसको पीडीएफ में कर दो, उसने पीडीएफ में क्या, आपने भेज के कहना ये पीडीएफ फॉर्मेट है, ये एआई है, तो इतना ईजी आपका काम हो गया। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फील्ड है, आपने क्या काम करवाना है, तो उसके अंदर जो बेस्ट एआई है वो यही है। तो जो सी फील्ड पे मैंने काम किया वो मैं आपको बता अच्छा, ये थोड़ा-सा बताएँ कि आपने जैसे कहा कि आप वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं रेहान स्कूल के साथ, मतलब स्टूडेंट होने के अलावा। और आई थिंक आप फैसिलिटेटर भी हैं किसी क्लास के। ऐसा भी कुछ बताया आपने, इफ आई जी। एम नॉट रॉन्ग। मैं जनवरी से क्लासेस फैसिलिटेट कर रहा था। ये जो कोडिंग बुक्स हैं, बुक 1 बुक 2, मैं बुक 4 भी की है, बुक 3 भी फैसिलिटेट किया, 2 भी किया, 1 भी किया। तो क्योंकि मैंने 2000 पिछले ईयर मीन्स के दिसंबर के अंदर ही मैंने सारी कोडिंग बुक्स कंप्लीट कर ली थी, जितनी भी सारे हाथ की बनी हुई हैं। तो उसके बाद फैसिलिटेट स्टूडेंट को सिखाने लग गया। तो फैसिलिटेट की हुई है डिफरेंट क्लासेस के अंदर। ऑनलाइन अकेडमी को भी किया हुआ है, इस्लामाबाद कैंपस को भी किया हुआ है, कोई कैंपस को भी किया हुआ है फैसिलिटेट। लेकिन एट अ टाइम मेरा काम इतना है, फैसिलिटेटर हूँ मेरे हानिया कोडिंग अकेडमी में, लेकिन अब हमारे साथ असिस्टेंट्स हैं, और हमने असिस्टेंट फैसिलिटेटर्स रख दिए हुए हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने सिखाया था, अब वो उनको इतना आ गया कि वो अब आगे सिखाते हैं। बाकी ये फैसिलिटेटर यूँ कि मैंने क्लास स्टार्ट करनी होती है जूम, और लाइव करना होता है पेज पे, और मैनेज करनी होती है क्लास। अब फैसिलिटेटर्स को ज्वाइन करवानी होती है क्लास, और स्टूडेंट्स को कहना होता है क्लास ज्वाइन करें, बस लाइव का देना होता है। फिर जिन्होंने क्लास देनी है असिस्टेंट फैसिलिटेटर्स वो क्लास दे देते हैं। बस अब क्लासेस में इतना काम है। और बाकी जैसे अलियान के साथ, अलियान फाइबर वाला है मेन जो सरेहान के साथ काम करते हैं, वो भी मेरे एज का ही है। वो काफ़ी 3 साल से काम कर रहा है सरेहान के साथ इस तरह। तो मैंने भी उसके साथ काम स्टार्ट कर दिया, तो उसको उसके एज असिस्टेंट, उसके साथ सुपरवाइज़र, तो वो उसका जो काम आता है वो आधा मुझे देते थे। जिस तरह भी ये ACCL के सॉफ्टवेयर्स बने, उस पर काम किया मैंने। साथ में रेहान एजुकेशन, ये टीचर ट्रेनिंग की वेबसाइट जो बनी है यूएसए के अंदर भी टीचर ट्रेनिंग लॉन्च हो रहा है, तो उसकी वेबसाइट पे भी मैं काम कर रहा हूँ, उसको मैंने एडिट किया है। और साथ में इस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म, क्योंकि सारा कुछ वेब बेस्ड ही हो रहा है रेहान स्कूल का। डिफरेंट सारे रेहान के पास डोमेन्स इतना कुछ वो बनवा रहे हैं। जिस तरह भी coffee.tv पे काम कर रहा हूँ, तो डिफरेंट डोमेन्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बनाने हैं। तो इस तरह हमारी लर्निंग भी हो रही है, हम सीख भी रहे हैं कैसे करें, प्रैक्टिकल हम सीख रहे हैं। अच्छा, सर रेहान से कभी फिजिकल मिलने का इत्तेफाक हुआ आपको? नो, फिजिकल मैं कभी भी नहीं मिला सर रेहान से, बस ऑनलाइन मीटिंग्स और सही। अच्छा, मैं बस कोशिश करूंगी कि एंड दो क्वेश्चंस को, एक दो सवाल ही रह गया। मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने कोई अर्निंग की है? अर्निंग डायरेक्ट स्केल चीज़ें सेल करके लेवल 1 के अंदर अर्निंग नहीं है, लेवल 2 के अंदर है जिसमें हम जा रहे हैं। डायरेक्ट मैंने कोई फाइवर ऐप पर काम करके नहीं की है कोई भी अर्निंग नहीं की। वैसे किसी को पढ़ा के नेबर्स में, या किसी को सिखा के, जिस तरह कोडिंग की बुक्स, वो उससे वैसे आए, वो अलग बात है। लेकिन अपना स्किल, ये तो पढ़ा के और पैसे आना होता है, या कोई आपने कॉम्पिटिशन विन किया वो और हुआ। जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप अपनी स्किल बेचो, अपना जो गिग बनाओ, या किसी को काम करके दो। तो उस टाइप का तो नहीं है कि मैंने किसी को काम करके दिया और मुझे अर्निंग आई हो। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, स्किल या डिग्री? स्किल। अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 में से दोनों को रेट करें, कितने % डिग्री और कितने % स्किल?
30% डिग्री और 70% से। ठीक है। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी एज के लोगों को, कि उनको क्या करना चाहिए सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए और अपने फ्यूचर के लिए क्या डिसीजंस लेने चाहिए? ओके, सो जो मेरा भी माइंडसेट है वही मैं कहना चाहूँगा कि सबका होना चाहिए कि यही है कि ये पीक टाइम इस पे आप लोग जितना काम कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। आप दिन में 16 घंटे भी काम कर रहे हो, आप दिन में 12 घंटे भी काम कर रहे हो, तो आपको खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपका माइंड उसी के मुताबिक तैयार हो जाएगा। तो आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल भी का काम करें, साथ में ये भी काम करें। और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं आजकल के टाइम पे, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया वगैरह, उसको कोशिश करें अवॉइड करें। और अपना हर टाइम जब भी फ्री बैठे हो, ये ना समझे फ्री हैं, बल्कि उस टाइम पे कोई काम कर लिया करें। मैं भी अभी एट अ टाइम ये कोशिश करता हूँ बिल्कुल भी फ्री ना बैठूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा गेम खेलने की हमेशा से आदत है, लेकिन अब इतनी कम कर दिया। पहले मैं कहाँ 4-4 घंटे गेम खेलता था, मैं सिर्फ 30 मिनट्स खेलता हूँ, 20 मिनट्स, और वो भी जब मैं 30 मिनट्स बीच में गेम खेलता हूँ उसके अंदर भी दिल नहीं कर रहा होता खेलने का। मीन्स के वो जो पहले जो हार्मोन्स रिलीज होके वो जो सेटिस्फेक्शन मिलती थी, वो भी नहीं मिलती सेटिस्फेक्शन 30 मिनट खेलते हुए, बस हाँ चलो खेल ली, वो वाला सीन है। अब ये उम्मीद है कि ये भी काफ़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो टाइम हो जाएगा फिजूल चीज़ों पे टाइम वेस्ट करना। तो टाइम वेस्ट ही है मेरे ख्याल से इस एज में, और इस वक्त में सोशल मीडिया की वजह टाइम वेस्ट सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम यही है, ये वापस नहीं आएगा। इस टाइम पे अगर आप वो काम कर लोगे, आपका हर एक मिनट जो आप मेहनत करोगे, जो आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हो, वो आपको उस मिनट के हिसाब से करीब करता जाएगा। वो हर एक मिनट जो आप ज़ाया करोगे, वो आपको एक मिनट अपने फ्यूचर से, अपने अच्छे फ्यूचर से दूर करता रहेगा। तो हर मिनट की केयर करनी चाहिए, हर मिनट आपको करीब करेगा जिस तरह का फ्यूचर अपना देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी आपके टाइम का, क्योंकि जिस तरीके से आप माशाल्लाह मसरूफ हैं, फिर अभी आप 5 घंटे कंटिन्यूसली काम करते रहे और उसके बावजूद आपने मुझे टाइम दिया। वक्त जैसे आपने बताया बहुत कीमती है, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी मेरी रिक्वेस्ट पे जो है वो आपने इंटरव्यू के लिए ओके किया मुझे। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी रेहान स्कूल के साथ जुड़ने के बाद, तो मेरे ख्याल से हम लोगों का इंटरेक्शन रहेगा कंटिन्यू। अब तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखने वालों से भी इजाजत चाहती हूँ। इंशाल्लाह दोबारा किसी नए सितारे के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।